की फतेह। दोस्तों, मैं समझ सकता हूं आप में से बहुत लोग बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कल रात को दिल्ली का कैंपेन खत्म करके, दिल्ली के चुनाव खत्म करके कल रात को अमृतसर में लैंड किया और आज मेरी सबसे पहली मीटिंग व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है। तो आप सोच सकते हो कि हम व्यापारियों को और उद्योगपतियों को कितना महत्व देते हैं, हमारे लिए आप लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी भाई साहब ने ठीक बोला, मोदी जी आड़तियों को, व्यापारियों को बिचौलिया कहते हैं। हम आपको बिचौलिया नहीं समझते, हम आपको पंजाब की और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। अगर हमारे व्यापारी नहीं होंगे, अगर हमारे उद्योगपति नहीं होंगे, तो हमारा देश 2 मिनट के लिए भी आगे नहीं चल सकता। जहां एक तरफ किसान और मजदूर हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं, दूसरी तरफ व्यापारी और उद्योगपति हमारी देश की अर्थव्यवस्था के लिए उतने ही जरूरी हैं। तो सबसे पहली आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर की मीटिंग पंजाब के अंदर व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ हो रही है। आप इससे समझ सकते हो कि हमारे मन में आपके लिए कितनी इज्जत है और हम पंजाब के लिए आपको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं। दोस्त 5 मिनट बोलकर 5 घंटे लगा रहा है। दोस्त आए ना आए, पर मनीव्यू ऐप पे 5 मिनट में लोन जरूर आ जाएगा। डाउनलोड द मनीव्यू ऐप नाउ। आज से 1 साल पहले मैं पंजाब आया था। मैंने और भगवंत मान साहब ने व्यापारियों के साथ कई सारी मिलनी की थी। हम दोनों अमृतसर गए, जलंधर गए, लुधियाना गए, मोहाली गए और वहां पे हर शहर के व्यापारियों को और उद्योगपतियों के साथ बैठ के 3-3 घंटे तक हमने मीटिंग की थी। आज थोड़ा सा समय कम है क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए मुझे जाना है। 3-3 घंटे बैठ के मैंने खुद एक पॉइंट लिखा था, जो जो समस्याएं थी। मेरे जाने के बाद मान साहब ने पूरे पंजाब के अंदर होशियारपुर गए, वो दसुआ गए, दीनानगर गए, पटियाला गए, मोगा गए, पठानकोट गए। वहां पे उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठ के मिलनी करी और एक सभा के सारे पॉइंट, सारे बड़े बड़े अधिकारियों को साथ लेके गए थे और सारे पॉइंट्स नोट किए। उनमें से कई चीजों पे काम शुरू हो गया, कईयों पे अभी काम चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक चीज देखने की जरूरत है। 2 साल हुए हमारी सरकार बने हुए। हमारी सरकार के पहले पंजाब में इंडस्ट्री की और व्यापार की इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत थी कि पंजाब की इंडस्ट्री पंजाब छोड़ छोड़ के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आसपास के सारे स्टेट्स में जा रही थी। पिछले 2 साल के अंदर ये पंजाब से बाहर जाने का सिलसिला खत्म हुआ है और इंडस्ट्री का पंजाब में आने का सिलसिला चालू हुआ है। मान साहब ने पिछले 2 साल में देश भर में घूम घूम के, खुद जा जाके इंडस्ट्री के मालिकों के साथ बातचीत करी। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा। और आज 56,000 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बाहर से पंजाब में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया। कोई एमओयू साइन नहीं हुए, फर्जी एमओयू नहीं है। उन्होंने जमीन खरीद ली, नारियल फोड़ दिया, फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन चालू हो गई। 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2 साल के अंदर कोई छोटी चीज नहीं होती। किसी राज्य में इतना नहीं हुआ। वो क्यों हुआ? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, टाटा स्टील का सबसे बड़ा प्लांट पंजाब के, जमशेदपुर के बाद सबसे बड़ा प्लांट पंजाब के अंदर लग रहा है।
जर्मनी के, नीदरलैंड्स के, कई सारे देशों के इन्वेस्टमेंट पंजाब में होने जा रहे हैं। क्यों? जब भी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आती है, वो सबसे पहले देखती है इनके यहां लॉ एंड ऑर्डर तो ठीक है। हमारी सरकार के पहले कितना खराब था लॉ एंड ऑर्डर, कितना खराब था। आज पंजाब के अंदर अमन शांति है, लॉ एंड ऑर्डर में काफी इंप्रूवमेंट है, काफी इंप्रूवमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ 100% ठीक हो गया, और भी काफी कुछ करने की जरूरत है, करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री आ रही है तो इसका मतलब काफी इंप्रूवमेंट है। दूसरी तरफ वो इंडस्ट्री आती है, देखती है हमारे जो मसले हैं सरकार से, उसमें कितना टाइम लगता है। अब सबको ये लगने लगा है कि कई सारे सरकारी कामकाज तेजी से होने लगे हैं। सरकार के साथ जो इंडस्ट्री का, व्यापार का लाइसेंस लेने का, परमिशन लेने का, एनओसी लेने के जो काम है, वो अब काफी तेजी से होने लगे हैं। और भी कई करने की जरूरत है, लेकिन करेंगे। मेरा ये सारा बताने का 2 साल बहुत कम होते हैं जी। हमारे से पहले 75 साल के अंदर इन्होंने जो इतना गंद मचाया था, जब हमने सरकार संभाली, इंडस्ट्री और व्यापार का इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था। इन 2 सालों के अंदर हमने स्थिति को और खराब होने से रोका है, और धीरे 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 करके अब स्थिति इंप्रूव होने लगी है। आप लोगों के जितने मसले हैं, अभी कमल किशोर जी ने, शशि जी ने, यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं, उन्होंने बिजली के बारे में बात की, इन्होंने, संजीव जी ने, संदीप जी ने, और कई लोगों ने बातचीत की। मैं सारे पॉइंट नोट कर रहा था। अब दोबारा आएंगे आपके पास फिरोजपुर में 3-4 घंटे आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों ने स्टेट के चुनाव में हमें 117 में से 92 सीट देके हमारे हाथ खूब मजबूत किए। उसी का नतीजा है कि स्टेट के अंदर हम कई सारे काम कर पा रहे हैं। स्टेट के अंदर हमने डोमेस्टिक बिजली फ्री कर दी। 83% लोगों की आज बिजली फ्री आ रही है, घर के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई सोच सकता था? कोई नहीं सोच सकता था। ये भारत के इतिहास के अंदर एक जादू है कि केवल दिल्ली और पंजाब के अंदर लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, और 2 साल के अंदर। ये कहते थे घाटे में चल रहा है। हमारे भाई उतना ही बजट है, हमने कोई एक्स्ट्रा आपके ऊपर टैक्स तो लगाया नहीं, उल्टे ओटीएस लागू कर करके आपको रियायत दी है। लेकिन हमने बेईमानी बंद कर दी, भ्रष्टाचार बंद कर दिया, उससे पैसा बचने लगा। अब जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के इलाके में मोहल्ला क्लिनिक खुला, कुछ लोगों के आसपास। मोहल्ला क्लिनिक शानदार है कि नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं, कई सारे शानदार स्कूल बन रहे हैं। 2 साल कुछ भी नहीं होते। 2 साल ने यह दिखा दिया कि जो ताकत आपने हमको स्टेट में दी थी, उस ताकत से हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आज आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि अब केंद्र सरकार के अंदर, ये केंद्र के चुनाव हैं, हमारे हाथ मजबूत करो। अभी लोकसभा में हमारे एक ही हमारा एमपी था, एक एमपी से कुछ नहीं होता। अगर आपने 13 की 13 सीट आम आदमी पार्टी को दे दी तो हमारे केंद्र सरकार में हाथ मजबूत होंगे। अभी यहाँ पे भाई साहब कह रहे थे कैंटोन बोर्ड के अंदर हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। उसके लिए हमें केंद्र सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार में हमें ताकत चाहिए। केंद्र सरकार, एक और भाई साहब कह रहे थे फिरोजपुर बॉर्डर वो है, हमें ये दिक्कतें आती हैं। आप हमारे हाथ केंद्र सरकार में मजबूत करोगे, ये सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद सोचो, आपकी विधानसभा, आपने सरकार चुनी, विधानसभा में कानून पास होते हैं, गवर्नर आपके कानून लेके बैठ जाता है, फिर क्या फायदा हुआ? अगर आप हमारे 13 एमपी दोगे, गवर्नर की हिम्मत नहीं होगी आपके बिल रोकने की। ये 13 के 13 एमपी भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे गवर्नर के घर के बाहर। आपके 8,000 करोड़ रुपए सेंटर लेके बैठा है। रूरल डेवलपमेंट फंड के 5,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है। उनकी हिम्मत कैसे हुई? ये पंजाब के लोगों का हक है, आपका हक है। आप भीख थोड़ी मांग रहे हो केंद्र सरकार से। ये 5,500 करोड़ रुपए से मंडी तक जाने वाली सड़कें बननी थी, गांव गांव के अंदर सड़कें बननी थी।
इन्होंने नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे रोक दिए, उससे मोहल्ला क्लिनिक बनने थे। इनकी हिम्मत कैसे हो गई आपके पैसे रोकने की? इनकी हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि लोकसभा में हमारे पास एमपी नहीं है, हम कमजोर हैं। जब हम केंद्र के साथ बात करते हैं हम कमजोर हैं। हमारे हाथ मजबूत करो, आप हमारे हाथ मजबूत करोगे, ये 13 के 13 एमपी हमें दे दोगे, केंद्र सरकार की हिम्मत नहीं होगी पंजाब के मसलों के अंदर इंटरफेयर करने की। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे मसले होते हैं। पंजाब, आप सारे व्यापारी हो, आपको समझ है, पंजाब एक लैंड लॉक्ड एरिया है। आपको अपना कच्चा माल खरीदने के लिए, अपना मार्केट बेचने के लिए, मान लीजिए एक्सपोर्ट करना है, आपको कितनी दूर तक सामान मंगवाने के लिए और पोर्ट तक जाना पड़ता है। इसके लिए सब चीजों के लिए केंद्र सरकार की जरूरत पड़ती है। हमारे पास हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं, हमारी उड़ीसा के अंदर हमारी कोल माइन है पंजाब की। उड़ीसा से कोयला लाना चाहते थे हम, हमारी कोल माइन है, पंजाब की कोल माइन है, वहां से कोयला लाना चाहते थे। केंद्र सरकार ने कहा उड़ीसा से पंजाब लाने के लिए आपको जहाज से श्रीलंका होके, गुजरात होके फिर पंजाब लाना पड़ेगा। ये कोई तुक बनता है? दादागिरी है, गुंडागर्दी है। अगर वो कर देते, बिजली 2 रुपए पर यूनिट महंगी हो जाती सस्ती होने की बजाय। मान साहब को लड़ना पड़ा केंद्र सरकार से, तब उन्होंने सीधे ट्रेन दी हमें, और अब पूरी से सीधा यहां पे आता है, और इस वजह से हम आपकी बिजली, डोमेस्टिक बिजली सस्ती कर पाए। लेकिन अभी केवल मान साहब लड़ रहे हैं केंद्र सरकार से, अकेला आदमी कहां लड़ेगा? अगर आपने ये 13 एमपी दे दिए तो आप ये सोचो भगवंत मान के 13 हाथ हो जाएंगे। ये 13 आदमी जाके केंद्र सरकार से लड़ेंगे और हमारे पंजाब के मसले हल होना चालू होंगे। दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात है हमारी, आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं अपने देश को बचाने की अपील भी करने के लिए। पंजाब के लोगों ने आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ी कुर्बानी आजादी की लड़ाई में मानी जाती है तो शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी मानी जाती है। पंजाब के लोगों की कुर्बानी पता नहीं कितने पंजाब के लोग देश को आजाद कराने के लिए शहीद हो गए। आज हमारे देश की आजादी खतरे में है, हमारे देश का संविधान खतरे में है, हमारे देश की जनतंत्र खतरे के अंदर है। जिस तरह से आज पूरे देश, मेरे को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, 16 मार्च को चुनाव घोषित हुए, 21 मार्च को इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरी पार्टी के मैं गिरफ्तार हूं, संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, सतिंदर जैन को गिरफ्तार कर लिया, और फिर दिल्ली में आके मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। अरे हमारे 4 सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कहते हो आओ चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव क्या लड़ोगे फिर? उधर महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी ने एनसीपी की पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया चुनाव के पहले और कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। तो सबको पता है चुनाव लड़ने, ये तो बकवास है। जैसे पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया, उनकी पार्टी छीन ली, उनका सिंबल छीन लिया, और उसके बाद चुनाव कराया, जीत गए वो लोग। जबकि इमरान खान अगर बाहर होता तो इमरान खान की पार्टी जीतती, सब लोग जानते हैं। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना ने सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया और उसके बाद चुनाव कराया, शेख हसीना जीत गई। रशिया के अंदर पुतिन ने सारे विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, उसके बाद चुनाव कराया, 87% वोट मिल गए पुतिन को। हमारे देश के अंदर भी अब तानाशाही हो रही है। इसी चुनाव के अंदर इतनी पार्टियां तोड़ दी, इतने नेताओं को जेल में डाल दिया। अगर इस वक्त हम लोगों ने मोदी को नहीं हराया, जनतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, ये देश नहीं बचेगा दोस्तों। और इसमें पंजाब के लोगों को सबसे आगे बढ़ के भूमिका निभाने की जरूरत है।
आज मैं अपने लिए नहीं आया, मैं आप लोगों से देश बचाने की अपील करने के लिए आया हूं दोस्तों। ये क्या है? गवर्नर अगर इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, 117 में से 92 सीट आपने दी, इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार के अगर बिल रोक ले तो ये जनतंत्र के ऊपर प्रहार है। ये जनतंत्र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर की हिम्मत कैसे हुई जो जनता के द्वारा पास किए हुए बिल रोक ले? अगर केंद्र सरकार आपके 8,500 करोड़ रुपए का फंड रोक ले, ये जनता के ऊपर प्रहार है, जनतंत्र के ऊपर प्रहार है। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। हम एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे लेकिन तानाशाही नहीं बर्दाश्त कर सकते। गलत तो नहीं कह रहा मैं भाई साहब? तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकता देश। हम एक टाइम की रोटी कम खा लेंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इनके अहंकार का आलम देखिए। अभी थोड़े दिन पहले पुरी के अंदर, आप सब लोग जानते हैं, पुरी में सबसे बड़ा मंदिर जगन्नाथ मंदिर है कि नहीं है? भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। इनके जो राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, पूरी ब्रह्मांड के नाथ, सृष्टि के नाथ, सृष्टि के भगवान। संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये अपने आप को भगवान से भी बड़ा मानने लगे। ये अब खुल के कह रहे हैं कि भगवान मोदी जी का भक्त है। इनका नारा क्या है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम तो कहते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर भगवान हमको लाए हैं, रामचंद्र जी हमको, ये कह रहे हम भगवान को लाए हैं। इनमें इतना अहंकार हो गया कि भगवान को लाने वाले ये लोग हो गए, इस सृष्टि के ऊपर भगवान को लाने वाले ये लोग हो गए। हम तो यही कहते हैं ना कि भगवान ने हमें पैदा किया पृथ्वी पे, भगवान ने ये पूरी कायनात रची, भगवान ने ये सृष्टि रची। अब ये कह रहे हैं मोदी जी ने ये सृष्टि रची। इस अहंकार का तो जवाब देना पड़ेगा। अब ये आम जनता को कुत्ते बिल्ली समझते हैं, ये आम जनता को कुछ नहीं, इंसान नहीं समझते ये आम जनता को। दोस्तों, ये संविधान बदल देंगे। अगर ये तीसरा टर्म आ गया, ये दोबारा आ गया, ये संविधान बदल देंगे और सबसे पहले आपका रिजर्वेशन खत्म करेंगे। शुरू से आरएसएस और बीजेपी और इनकी सहयोगी संस्थाएं रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। ये आपका रिजर्वेशन खत्म करेंगे। आज मैं अपने लिए नहीं आया, इस देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं और आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि मान साहब के हाथ मजबूत कीजिए, मान साहब की सरकार के हाथ मजबूत कीजिए, ताकि हम सब लोग मिलके पंजाब की तरक्की कर सकें और देश को बचा सकें। दोस्तों, इतनी गर्मी में मैं देख रहा हूं सब लोग अपना पंखा झल रहे हैं, इतनी देर से आप बैठे हुए हैं, हमें सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल।